हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो एक बार से ज़रूर देख लें, आपकी इस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हम आपके लिए प्रतिदिन 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया था। वह कौन सा वृक्ष था जिस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया था? पीपल का वृक्ष, साल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष या अशोक का वृक्ष? दोस्तों अगर सिद्धार्थ की बात करें तो यही सिद्धार्थ हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इन्हें लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने सिद्धार्थ को जन्म दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। साल का जो वृक्ष था इसी वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म होता है और इनकी माता का नाम महारानी माया देवी था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग किस आधुनिक राज्य पर विजय थी? अशोक के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग युद्ध, वो किस आधुनिक राज्य पर विजय के लिए थी? उड़ीसा राज्य पर, मध्य प्रदेश पर, बिहार पर या राजस्थान पर? तो अशोक के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग, वो उड़ीसा राज्य के विजय के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर हमेशा के लिए युद्ध से संन्यास ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार गुजरात तक कर लिया था। किस शताब्दी तक कर लिया था या किस वर्ष तक कर लिया था? 390 ईस्वी तक, 930 ईस्वी तक, 309 ईस्वी तक या 903 ईस्वी तक? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार 390 ईस्वी तक गुजरात राज्य तक कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार 390 ईस्वी तक गुजरात राज्य तक कर लिया था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों। चौथा नंबर प्रश्न पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का समय काल क्या है? दिल्ली सल्तनत के समय काल की अगर बात करें साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का समय काल क्या है? 1106 से 1326 ईस्वी, 1606 से 1826 ईस्वी, 1206 से 1526 ईस्वी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दिल्ली सल्तनत के समय काल की अगर बात करें साथियों तो दिल्ली सल्तनत का जो समय काल था वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का समय काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। अगले और पाँचवें नंबर प्रश्न की बात करें। पाँचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से वह कौन सा राजवंश था जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? सातवाहन राजवंश, पांड्य राजवंश, पल्लव राजवंश और पाल राजवंश? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा राजवंश था जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी पाल राजवंश। ये जो पाल राजवंश था ये दक्षिण भारत का राजवंश नहीं था। सातवाहन, पांड्य और पल्लव ये सभी दक्षिण भारत के राजवंश थे, जबकि पाल जो राजवंश था ये दक्षिण भारत का राजवंश नहीं था। अगला और छठा नंबर प्रश्न पूछता है साथियों।
छठा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद, पुरंदर की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, एक संधि के साथ समाप्त हुआ था और इस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला और 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है साथियों। 7वां नंबर प्रश्न है कि भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत गणराज्य जो था, या भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ चुका था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन भारत कब आया, किस वर्ष में आया। 1826 में, 1829 में, 1830 में, 1858 में, या 1860 ईस्वी में। तो भारत जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन 1858 ईस्वी में आ चुका था। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत प्रत्यक्ष रूप से आ चुका था। अगले और 8वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों। 8वां नंबर प्रश्न देखें तो 8वां नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1830 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, या 1960 ईस्वी में। तो किस वर्ष में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न पूछता है साथियों। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों के लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। निम्नलिखित में से वह कौन सा विद्रोह था जो ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, इंडिगो विद्रोह, संथाल विद्रोह, या नक्सलवाड़ी विद्रोह। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाड़ी विद्रोह। नक्सलवाड़ी विद्रोह जो था ये ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि ... शब्द ग्रीक है, किस शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्रीक भाषा से आया है और जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार, सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। भारत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, या इंडिया। तो इंडिया शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से आया है और इंडिया शब्द का अर्थ ही होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। इंडिया ग्रीक भाषा से आया है और इसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडिया। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों। 11वां नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है। भारत में जो 3 पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो दक्षिण का बाहरी भाग है हिमालय, उस हिमालय को क्या कहा जाता है, या बाहरी हिमालय को क्या कहा जाता है। कंचनजंगा, शिवालिक रेंज, कैलाश रेंज, या नीलगिरी रेंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक रेंज। भारत में जो 3 पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है उसे शिवालिक रेंज के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। धर्मशाला, कोलकाता, लखनऊ, या शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी की बात करें साथियों तो हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है ये धर्मशाला है। लखनऊ साथियों उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये गोमती नदी के तट पर स्थित है।
अगला और 13वां नंबर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वेद है जिनमें बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो बीमारियों के उपचार की अगर बात करें तो ये अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में लिखा गया है। वेदों से साथियों एक और प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या वेदों की कुल संख्या क्या है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और वेदों की कुल संख्या 4 है। और बीमारियों के बारे में, बीमारियों के उपचार के बारे में जिस वेद में लिखा है उसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देखें साथियों। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अहमदनगर की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था। रानी दुर्गावती ने, जीनत महल ने, चांद बीबी ने या रजिया सुल्तान ने। तो अहमदनगर की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चांद बीबी। चांद बीबी जो कि अहमदनगर की महारानी थी, अहमदनगर की रानी थी, इन्होंने अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद बीबी। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है कि गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की। 12वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में। तो गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म की स्थापना की थी ये 15वीं शताब्दी में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 15वीं शताब्दी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। इन्होंने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला और 16वां नंबर प्रश्न साथियों। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, उसमें अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। मुगलों ने, मराठाओं ने, लोदी ने या खिलजी ने। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मराठा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। अगला और 17वां नंबर प्रश्न साथियों। 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना या मराठा साम्राज्य की स्थापना। तो हसन गंगू की बात करें तो हसन गंगू ने 1347 में एक साम्राज्य की स्थापना की जिसे बहमनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक या पितामह किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, रानी लक्ष्मीबाई को, राजा राम मोहन राय को या रविंद्रनाथ टैगोर को। तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है या भारतीय नवजागृति का जनक कहा जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का, मंगल पांडे का, अशफाक उल्लाह खान का या तात्या टोपे का। तो अशफाक उल्लाह खान जो हैं इनका संबंध भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और तात्या टोपे इन सभी का संबंध 1857 की पहले स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से माना जाता है। अगला और 20वां नंबर प्रश्न है साथियों कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में शहीद हो गई। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में शहीद हो गई।
1853 में, 1876 ईस्वी में, 1858 में या 1902 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1858 ईस्वी में। दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई पर एक अलग सी वीडियो मैंने चैनल पर बनाकर रखी हुई है, आप लोग एक बार से वो ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।